हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के मार्च माह के अंक में हम केंद्रीय बजट 2025-26 को लेकर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतिम भाग में पार्ट 5 में हम दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो महिलाओं से जुड़ा हुआ है। देखिए, मार्च माह का महीना में ये योजना जब आई थी तो 8 मार्च भी पड़ता है। 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो उस उपलक्ष्य में इसमें 2 आर्टिकल और बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखा है। ये जो आर्टिकल है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी लखनऊ विश्वविद्यालय की प्रोफेसर हैं, जिन्होंने जेंडर बजटिंग के बारे में काफ़ी डिटेल लिखा है। आपको किताबों में नहीं मिलेगा, इतना अच्छा लिखा है। और दूसरा है महिलाओं के प्रति हिंसा की रोकथाम बहुक्षेत्रीय पहल। ये जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। महिलाओं के सुरक्षा को उनकी जो हिंसा को रोकने के लिए क्या क्या सुझाव किया जा सकता है। तो ये दोनों आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इसको अंतिम में रखा था और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में ही ये इसमें लाया गया है। जिसमें पहले में तो बजट के प्रावधान है कि बजट में कैसे जेंडर बजटिंग और उस तरह है, और दूसरे में है महिलाओं को लेकर जो बहुआयामी पहल है। पहले में देखते हैं महिला सशक्तिकरण, समावेशिता की दिशा में व्यवहारिक पहल। देखिए, महिला सशक्तिकरण वो होता है जिसमें महिलाओं को सशक्त किया जाता है, जो वो अपने आप को जो वातावरण से उत्पन्न चुनौतियां हैं उससे बचा सके और खुद को अपना जो उनका स्व है उसको वो विकसित कर सके। महिला सशक्तिकरण के लिए देखा जाए, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति सामाजिक, आर्थिक और अन्य चुनौतियों से ग्रसित रही है, और इसलिए जो है एक चिंता का विषय रहा है और सरकारें इसके लिए प्रयास भी करती रही हैं, और दुनिया भी स्तर पे भी ये चीज़ें प्रयास होती रही है। तो उसमें भी बाद में महिला सशक्तिकरण के एक उपकरण के रूप में जेंडर बजटिंग को महत्वपूर्ण माना गया। यानी बजट में महिलाओं के लिए क्या प्रावधान है, कितना प्रावधान है, यानी उसको ध्यान रखना कि स्पेशलाइज महिलाओं के लिए कोशिश किया जाए। यानी अलग से बजट नहीं बनाया जा रहा है, उसी बजट में महिलाओं के लिए प्रावधान करने की कोशिश की गई थी। और यह अवधारणा जो है सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका से शायद शुरू हुई थी, अभी देखेंगे। और इसके बाद भारत में 2005-06 से ये शुरू हुई थी, और 2025-26 में जो है सबसे ज़्यादा महिलाओं यानी जेंडर बजटिंग में सबसे ज़्यादा बजट का आवंटन जो है 2024-25 में किया गया है। और इसमें कई सारे प्रावधान हैं। 3 भाग में हमारी जेंडर बजटिंग चलती है, भाग क, भाग ख और भाग ग। 24-25 तक यानी पिछले साल तक 2 पार्ट में था, इस साल से 3 पार्ट में हो गया है, तो उसको समझेंगे। और फिर देखेंगे कि भारत में जेंडर बजटिंग की आगे की क्या राह है। तो बहुत ही डिटेल लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। ये प्री के लिए भी है, मेंस के लिए भी है, सोशल इश्यूज के लिए भी है, इकोनॉमिक पहलू के लिए है। तो आइए जरा सा हम इसको देखते हैं। जेंडर बजटिंग महिला सशक्तिकरण का एक उपकरण। देखिए, स्त्री पुरुष समानता आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है और इसे राष्ट्र का रीढ़ भी माना जाता है। जब भी मैं आप लोगों को कई बार चर्चा कर चुका हूँ, पढ़ाता भी हूँ, बताता हूँ। अभी जो वर्ल्ड बैंक का जो डॉक्यूमेंट्स आया है कि एक पीढ़ी में उच्च आय वाला देश बनना, उसमें भी ये कहा गया है कि भारत को अपने स्त्री पुरुष अनुपात का जो है रोजगार का अनुपात उसे कम करना है। और जो भारत के वर्ल्ड बैंक के कंट्री हेड हैं इंडिया के, उनका कहना है, वो पिछले साल एक उन्होंने कहा था कि भारत केवल जो पुरुष और स्त्री के बीच जो रोजगार का अनुपात है, अगर उसे सिर्फ दूर कर ले तो 2% की जीडीपी का एडिशनल ग्रोथ मिल जाएगा और आसानी से भारत विकसित देश बन सकता है। तो ये महत्व होता है, योगदान होता है। विश्व बैंक की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाओं की जनसंख्या 48.4% है और वैश्विक स्तर पर यह 49.7% है। और देखा जाए तो महिलाएं पुरुषों के साथ मिलकर अर्थव्यवस्था के विकास और सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। हालांकि महिलाएं जन्म से ही भेदभाव की शिकार हो जाती हैं, शोषण का शिकार हो जाती हैं, सामाजिक आर्थिक असमानताओं का सामना करती हैं, जैसे लिंग चयनात्मक गर्भपात जो उनके जन्म के पहले से ही शुरू हो जाता है। भारत में भ्रूण लिंग चयनित गर्भपात वो जन्म के पहले से ही होता है, पैदा होने के पहले ही भी उन्हें मार दिया जाता है। और सरकारें जो होती है इन असमानताओं को कम करने के लिए महिलाओं को सुरक्षा और अधिकारों से जुड़े कानून लागू कर रही हैं। इसी संदर्भ में जेंडर बजटिंग भी स्त्री पुरुष असमानता को कम करने का एक महत्वपूर्ण जो है उपाय है। क्या है जेंडर बजटिंग? अगर हम देखें कि जेंडर बजटिंग की अवधारणा क्या है, तो देखिए, जेंडर बजटिंग सरकार का एक शक्तिशाली राजकोषीय उपकरण है, फिस्कल जो है टूल्स है, जिसके जरिए सरकार महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान अपने बजट के जरिए करती है।
और ये स्त्री पुरुष का जो भेदभाव है उसे कम करने, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में ये मदद करता है। आय व्यय का पुनर्गठन, बजट का जेंडर आधारित मूल्यांकन और बजटीय प्रक्रिया में जेंडर परिप्रेक्ष्य जो है इसमें शामिल होता है। जेंडर बजटिंग को पहली बार 1984 में ऑस्ट्रेलिया में अपनाया गया था। मेरे दिमाग में दक्षिण अफ्रीका था, लेकिन नहीं, ऑस्ट्रेलिया में था। 1993 में कनाडा में अपनाया गया, 1995 में फिलीपींस में अपनाया गया और फिलीपींस और दक्षिण अफ्रीका में 1995 में लागू किया गया था। ठीक है, 1995 में एक बीजिंग में चौथा विश्व महिला सम्मेलन होता है, उसके बाद इसे ज़्यादा बल दिया जाने लगा और भारत में इसे लागू किया गया। यानी भारत में जेंडर बस्टिंग की अवधारणा देखें तो भारत में जेंडर बस्टिंग की अवधारणा आधिकारिक रूप से 2005-06 के बजट में शामिल किया गया, ताकि बस्ती आबंधन के माध्यम से महिला केंद्रित या महिला समर्थक योजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा सके। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसके लिए जो है इसका कार्यान्वयन करती है और सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी करती है कि वे अपनी योजनाओं में जेंडर संबंधी मुद्दों को शामिल करें। यानी जो भी मंत्रालय है उसको महिला और बाल विकास मंत्रालय भेजती है कि महिलाओं को कितना ज़्यादा कैसे अपने आपकी जो योजनाएं हैं उसमें कैसे महिलाओं को शामिल किया, अधिकाधिक महिलाओं को शामिल किया जा सकता है, उसके आधार पर ये लक्ष्य तय किया जाता है। 2000 अगर देखा जाए 2023-24 के बजट तक 2 श्रेणियों में यह विभाजित था। यानी उसके पहले 2 श्रेणियों में जेंडर बस्टिंग विभाजित होता था, लेकिन 24-25 से इसमें एक नई श्रेणी, यानी जो अभी वित्तीय वर्ष चल रहा है अब तो खत्म होने वाला है, उसमें एक नई और जुड़ गई है ख। यानी जो भाग क होता है उसमें ऐसा प्रावधान जो 100% महिला केंद्रित योजनाएं हो, यानी जिसमें जो योजनाएं पूरी तरह से 100% महिला केंद्रित हों। भाग ख में ऐसा प्रोग्राम, बजट का ऐसा प्रोग्राम जो कम से कम 30% तो महिलाओं के लिए योजनाएं उसमें महिला समर्थन उसमें रहे। और भाग ग जो अब तीसरा पहलू शुरू किया गया है उसमें है कि 30% से कम महिलाओं के लिए प्रावधान वाली योजनाएं, यानी ऐसी योजनाएं जिसमें महिलाओं के लिए प्रावधान तो हो, भले 30% से कम हो, उसको भी इसमें शामिल किया जाता है। और वित्त मंत्रालय 2023 के अनुसार जेंडर बस्टिंग मंत्रालयों और विभागों को जेंडर संबंधी चिंताओं को पहचानने, प्राथमिकता देने और समाधान करने का अवसर जो है ये प्रदान करता है। यानी जेंडर बस्टिंग मंत्रालय और विभागों को जेंडर समस्याओं से जुड़ी हुई चुनौतियों को पहचान करो, उसके लिए प्राथमिकता दो और उसको हल करने के रास्ते सुझाने के लिए ये चीज़ें करता है। कैसे विकास हुआ, 2005-06 से शुरू हुआ, 2025-26 तक आ गए, यानी 20-21 साल से हम जेंडर बस्टिंग या बजट में जेंडर स्पेसिफिक जो है पहलू को ध्यान में रखे हुए हैं। तो उसका विकास कैसे हुआ, देखिए जब 2005-06 में पहली बार ये लागू किया गया था तब केवल 9 मंत्रालय या विभागों में इसे जेंडर के आधार पर आवंटन को शामिल किया था और उस समय 14,337 करोड़ रुपए जो है इसके लिए आवंटित किया गया था, जो उस समय के बजट का यानी 5-6 के बजट का 2.8% था। यानी महिलाओं के स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है 9 मंत्रालयों ने मिला के 14,378 करोड़ का किया था, जो उस समय जो भी बजट था उसका 2.8% था। 2011-12 में ग्रामीण विकास मंत्रालय और महिला और बाल विकास मंत्रालय में अधिक आवंटन के कारण जेंडर बस्टिंग के तहत कुल बजट की राशि जो है बजट राशि का 6.37% तक आवंटन आ गया था और इसमें 29 मंत्रालय और विभाग जो है इसमें शामिल हो गए थे। ठीक है, लेकिन 2011-12 के बाद केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं की खराब निगरानी और गुणवत्ता के कारण जेंडर बस्टिंग का आवंटन गिरने लगा। यानी ये देखोगे तो आपको वो दौर भी है जब कहीं ना कहीं यूपीए के सेकेंड दौर के दौरान जो है भ्रष्टाचार आदि के जो आरोप लगने लगे थे, सरकार उसी में इतनी उलझ गई थी कि इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया। तो 2011-12 के यानी 5-6 से जो स्थिति चली थी 11-12 के बाद वो रिवर्स होने लगी थी। फिर इसमें सुधार होता है जब नई सरकार आती है 2014-15 में और केंद्रीय बजटिंग पर जेंडर बजट पर ध्यान दिया जाता है और यह राशि कुल बजट का 5.6% हो जाती है। हालांकि इससे ज्यादा 2011-12 में आवंटन हो चुका, लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे कमी हो गई थी। तो 14-15 में फिर से ये 5.6% बजट का हो गया। अब मंत्रालयों और विभागों का जेंडर में जो इसमें शामिल थे वो 36 हो गए। ठीक है, और वर्तमान में देखा जाए 24-25 यानी इसके पहले का जो बजट है जो अभी चल रहा है, इसमें देखा जाए तो 2014-15 के जेंडर बजट के बाद सबसे आवंटन में ऐतिहासिक वृद्धि दर्ज की गई और ये 14-15 के बजट की अपेक्षा 33% है, 233 यानी लगभग
दो दशमलव तीन तीन गुना जो है वृद्धि 2025-26 का जो बजट था, जितना आवंटन था उसके आधार पे किया गया। यानी कि 24-25 में जेंडर बजट में 43 मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करते हुए 3,27,000 करोड़ रुपए जेंडर बजटिंग के लिए अलॉट किया गया था। कहां 14,000 करोड़ से शुरू करते करते 3,27,000 करोड़ इस बजट में। और जो आने वाला बजट है, जो 25-26 का बजट है, इसमें तो ऐतिहासिक हो गया, 4,49,000 करोड़ हो गया और ये कुल बजट का 8.86 हो गया है। 8.86% जो है राशि जेंडर बस्टिंग के लिए है। अब आप ये कह सकते हो कि सर जो है महिलाओं की तो आबादी 50% है। देखो वो ठीक है, ये स्पेसिफिक महिलाओं के लिए है, बाकी और जो बजट और जो नॉर्मल प्रावधान महिलाओं के लिए तो है ही है, लेकिन इतना महिलाओं के लिए स्पेसिफिक कर दिया गया है, ये इसकी खास बात होती है। और ये बताता है कि सरकार अब स्त्री पुरुष असमानता को कम करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, क्योंकि इस बजट में GYAN की बात किया गया है। जी माने गरीब, Y माने युवा, ए माने अन्नदाता और नारी माने N माने नारी। तो नारी जिस पर फोकस है उस पर भी जो है कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि सरकार का ध्यान महिला पर और महिला केंद्रित विकास पर है, वो ये चीजें दिखाई देता है। ये तो हमने ट्रेंड देखा 2005-06 से लेकर 2025-26 तक, और ये भी देखा कि 2025-26 में ऐतिहासिक अलॉट किया गया है 8.86% का 4,49,000 करोड़, जो पिछले साल से 37.25% अधिक है, और 56 मंत्रालयों को जो है और विभागों को इसमें आवंटित किया गया है। तो इस बजटिंग में 2025-26 का एक जो बजट है वो तो आपने देखा है, उसमें जेंडर बजटिंग के लिए कैसा प्रावधान है। जैसे हमने ये भी देखा कि जेंडर बजटिंग का 23-24 तक जो है या 24-25 तक दो आधार पर भाग क भाग ख। भाग क क्या था, जो 100% महिलाओं के लिए समर्थित योजनाएं थी, महिलाओं के लिए योजनाएं थी, और ऐसी योजनाएं महिला समर्थित योजनाएं जिसमें कम से कम 30% तो हो ही। भाग ग को भी जोड़ दिया गया है जिसमें 30% से कम भी हो, उसको भी शामिल करके। तो इस तरह से हम देखेंगे कि भाग क के तहत बजट का आवंटन क्या है 25-26 के बजट में, जो 4,49,000 करोड़ या 4.5 लाख करोड़ का है। तो देखिए 25-26 के में भाग क के तहत, यानी कि भाग क क्या है, जिसमें महिलाओं के लिए 100% योजनाएं महिलाओं के लिए ही है, ऐसी योजनाएं 1,05,535 करोड़ है, जो पूरा जेंडर बजट का 33.50% है। यानी जो कि 4 लाख 4.5 लाख करोड़ का जो योजना है उसका 23.5% जो है भाग का है, यानी 100% महिलाओं के लिए है। और ये महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और रोजगार बढ़ाने पर यह ध्यान केंद्रित कर रहा है। देखिए इसमें नमो ड्रोन दीदी योजना है, जो इसके लिए 500 करोड़ का बजट बढ़ाकर जो है 950 करोड़ कर दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में 19,005 करोड़ रुपए दिया गया, जिससे ग्रामीण महिलाओं को शिक्षा और प्रशिक्षण दिया जा सके। प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी और ग्रामीण है, उसमें 78,126 करोड़ रुपए दिया गया है, जो भाग क का 74.7% है। यानी जितना पैसा भाग क में दिया गया है उसका 74% पैसा प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी और ग्रामीण है उसमें अलॉट किया गया है, महिलाओं को लाभ देने के लिए है। और महिला और बाल विकास मंत्रालय की जो योजना है उसमें जितना पिछले साल था उतना अभी है। एक योजना जो पिछले साल था 8,000 करोड़ की, पेट्रोलियम मंत्रालय की, अब वो LPG वाली, उसकी जरूरत नहीं थी, तो उसको बहुत मात्र 1 लाख रुपए उसमें अलॉट है। तो ये इसके भाग क के तहत है। भाग ख यानी जिसमें कम से कम 30% या उससे ज्यादा महिला समर्थित योजनाएं चल रही हो। ये टोटल जेंडर बजटिंग का जो 4.5 लाख करोड़ है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, और इसी में सबसे ज्यादा 63.53% की वृद्धि भी दिखाई दे रही है। इसके लिए कुल आवंटन 3,26,672 करोड़ है, और ये महिला समर्थक योजनाओं के लिए 72.55, यानी जो भी आप जेंडर बजटिंग कर रहे हैं उसका 72.25% तो यही है। इसमें ध्यान किस पे है, स्वास्थ्य पे है, शिक्षा पे है, खाद्य सुरक्षा पे है, रोजगार पे है, ऊर्जा तक महिलाओं की पहुंच को शामिल है। इसमें देखा जाए जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, इसके लिए जो 1,07,638 करोड़ रुपए आवंटित है, इसमें महिलाओं की भागीदारी 30% से ज्यादा है। भाग ख मतलब 30% से ज्यादा महिला समर्थित है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के लिए 26,450 करोड़ रुपए है। पशुपालन और डेयरी विभाग पहली बार 540 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, ग्रामीण महिलाओं के लिए है।
साथ ही साथ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 39,436 करोड़ रुपए है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2,924 करोड़ रुपए और जल जीवन मिशन के लिए 20,476 करोड़ रुपए है, इसमें भी महिलाओं की भागीदारी है। रूफटॉप सोलर परियोजना के लिए 9600 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष से दुगना है, इसमें भी महिलाओं की भागीदारी 30% से ज्यादा है। ग्रामीण विकास द्वारा जो है 47,604 करोड़ है, जो भाग ख का जो है 14.57% है, इसमें 40 करोड़ मनरेगा के लिए और बाकी जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के लिए दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की 18,000 करोड़ से ज्यादा की योजना है। मिशन वात्सल के लिए 1,000 करोड़ से ज्यादा है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के लिए 4,175 करोड़ रुपए से ज्यादा है। अब जो तीसरा है भाग्य क्या है कि वो योजना है जिसमें महिलाओं की भागीदारी 30% से कम है, लेकिन है तब भी 30% से कम है। इसके लिए जेंडर बजट 2025-26 में 16,821 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12.14% की वृद्धि है और 22 मंत्रालय इसमें शामिल हैं। पहले इसमें सिर्फ केवल कृषि और किसान कल्याण विभाग पर ही धन आवंटित हुआ था, इस बार थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। और इसमें जो भाग ग का विस्तार महिलाओं की कृषि, उद्यमिता और जल संसाधन प्रबंधन में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। इसके तहत सबसे बड़ा आवंटन 15,000 करोड़ रुपए का कृषि और कृषि कल्याण विभाग को है, विशेष रूप से पीएम किसान सम्मान के तहत इसमें दिया गया है। जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कायाकल्प के लिए 455 करोड़ रुपए है, यानी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। विदेश मंत्रालय के लिए 171 करोड़ है और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए 169 करोड़ रुपए है। तो ये बजट में जो जेंडर बजटिंग का 4,49,000 करोड़ से ज्यादा का, वो 3 पार्ट में कैसे कैसे है उसको इन्होंने बताया है। अब भारत में जेंडर बस्टिंग की आगे की राह क्या है, तो देखिए पहले तो ये समझ लेना चाहिए कि इस समय जेंडर बस्टिंग को बहुत बोलबाला किया जाता है, लेकिन ये कोई अलग से बजट नहीं बनाया जाता है, ये एक अकाउंटिंग की प्रक्रिया है। ठीक है, ये एक तरह से रिपोर्टिंग, योजनाओं की रिपोर्टिंग और लेखा जोखा रखने का काम है। या महिलाओं के लिए यह अलग या पृथक बजट नहीं है कि अलग से, जैसे रेल बजट अब तो एक ही बजट हो गया, तो ये नहीं कि महिलाओं के लिए अलग से बजट है, नहीं, उस बजट में महिलाओं के लिए जो योजनाएं हैं उनकी अलग से अकाउंटिंग और उसका पृथक्करण किया जाता है। और देश में जेंडर बस्टिंग की शुरुआत से स्त्री पुरुष समानता प्राप्त करने और समाज के सभी क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक जो ये महत्वपूर्ण जो है प्रतिनिधित्व, यह कदम महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व करती है, ये बात इसमें दिखाई देता है। जेंडर बजट 2025-26 के तहत किए गए आवंटन मुख्य रूप से महिलाओं और हाशिए के समूह के सामने आने वाली चुनौतियों को समाधान करने, निवेशों को प्राथमिकता देके महिला केंद्रित विकास पर, महिलाओं के नेतृत्व में जो प्रधानमंत्री का कहना है कि महिलाओं का विकास नहीं, महिलाओं के नेतृत्व में विकास, कि महिला अपने नेतृत्व में खुद विकास करे, उसकी तरफ ये चल रहा है। और भारत सरकार ने इसके जरिए, जेंडर बस्टिंग के जरिए एक स्थायी ढांचा तैयार किया है जो महिलाओं को लाभान्वित करता है और देश के समग्र विकास को गति देता है। ऐसे में जेंडर बजट 25-26 सिर्फ एक बजट से कहीं अधिक है। ये क्या है? अधिक समान भविष्य का खाका है, जिसे स्त्री पुरुष समानता सिर्फ एक विचार के बजाय एक वास्तविकता भी है कि जो कमियां हैं उनको पाटने के लिए सरकार के जो राजकोषीय उपकरण है उसके तहत, की सरकार से बातें नहीं कर रही है, सरकार प्रयास भी कर रही है महिलाओं की स्थिति को सुधार करने को लेके। अगला जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और सोशल इशूज से जुड़ा हुआ है। इस बजट से इसका कोई मतलब नहीं है, ये भारत की जो महिला आयोग की, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लिखा गया है और इसमें ये बताया गया है, देखिए इतने सारे टॉपिक हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा एक गंभीर चुनौती है, इसको कैसे हल करना है। तो उसमें 7-8 उपाय है, जैसे कि जो कानून पहले से चले आ रहे हैं उनको सही ढंग से लागू करना है। दीर्घकालिक उपाय के रूप में है कि समुदाय को भी इसको शामिल करो, समुदाय को शामिल करने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण उपकरण हो सकता है। महिलाओं को सुरक्षित रखने में आर्थिक जो है महत्वपूर्ण, आर्थिक सशक्तिकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। किस तरह से प्रौद्योगिकी के आधार पर महिलाओं को सुरक्षित रखा जा सकता है, साइबर हिंसा जो महिलाओं के साथ होती है उसके साथ उनको कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, और लैंगिक हिंसा रोकने में सार्वजनिक निजी भागीदारी किस तरह से मददगार हो सकती है, और अंतिम में जो संघर्षरत और आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनमें महिलाओं को कैसे सुरक्षित रखा जा सके। और इस तरह से ये सारी चीज़ों के साथ ये बताती हैं कि महिलाओं के लिए जो महिला के जो है सुरक्षित या सशक्त रखने की जो कार्रवाई है वो सामूहिक या लोग समाज का नेतृत्व केवल पुलिस और कानून के जरिए नहीं हो सकता है। तो एक बहुत अच्छा लेख है, आप इसे समझ सकते हैं, ये अगर निबंध आदि लिखने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको एक एक करके हम देखते हैं। देखिए, भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा एक गंभीर चुनौती है।
देखिए, भारत हिंसा एक सामाजिक और कानूनी चुनौती बनी हुई है। कानूनों और नीतियों में सुधार के बावजूद महिलाएं घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, तस्करी, ऑनर किलिंग, साइबर अपराध, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसे समस्याओं का सामना कर रही हैं। ऐसे में इस मुद्दे को समझने और हल करने के लिए एक बहुक्षेत्रीय या मल्टी सेक्टरल अप्रोच की जरूरत है, जिसमें कानूनी पहलू, सामाजिक पहलू, शैक्षणिक पहलू, टेक्नोलॉजी संबंधी और आर्थिक हस्तक्षेप जरूरी है। हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस क्या होता है? जानबूझकर किसी सामाजिक चुनौती या समस्या से आप हल करने के लिए जो प्रयास करते हैं या सोशल चेंज में जो हस्तक्षेप, बिहेवियर में जो चेंज करते हैं, उसको इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप कहा जाता है। इस संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग जो है नीतिगत सुधारों, जागरूकता अभियानों, विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर महिलाओं के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए अग्रणी भूमिका निभा रहा है। अगर हम देखें महिलाओं के लिए से जुड़े कानून और संस्थागत ढांचे को मजबूत बनाने पर, इनका लिखना है, विमेन कमीशन के अध्यक्ष का कहना है कि महिलाओं के लिए सुरक्षित रखना है तो जो पहले से कानूनी और संस्थागत ढांचा है उसे और मजबूत की जरूरत है। नए चीज तो करने, पहले जो है उसको मजबूत करने की जरूरत है। और इसमें कह रहे हैं कि भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद है। ऐसा नहीं कि हमारे पास कानून नहीं है, कानून है, खूब है, उसे सही ढंग से क्रियान्वयन करने की जरूरत है। जैसे महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाला 2005 का कानून है, इसके तहत घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को तुरंत सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। कार्यस्थल में महिला यौन उत्पीड़न निवारण निषेध क्षतिपूर्ति अधिनियम 2013, इसे विशाखा कहते हैं, विशाखा एक्ट भी कहा जाता है। यौन प्रताड़ना और शोषण के रोकने के लिए कार्यस्थलों पर आंतरिक शिकायत समितियां बनाने की अनिवार्यता की बात करता है। दहेज निषेध अधिनियम 1961 प्रिवेंशन ऑफ दहेज लेन देन और दहेज के कारण से होने वाली हिंसा को रोकथाम करता है। इसी के अतिरिक्त जो है आपराधिक कानून अधिनियम 2013, निर्भया कानून जिसे कहते हैं, जो दिल्ली में विभत्स रेप और हत्याकांड हुआ था उसके बाद जो है उसके गैंग रेप और हत्या हुआ था, उसके बाद कई सारे इसमें सुधार किए गए थे ताकि दुष्कर्म और तेजाब पीड़ितों को न्याय दिलाई जा सके। बाल शोषण अपराध संरक्षण अधिनियम पॉक्सो एक्ट 2012, इस कानून के तहत नाबालिग बच्चों को यौन उत्पीड़न से बचाने की बात की जा रही है। ठीक है, ये सारे कानून हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं के खिलाफ कानूनों के कार्यान्वयन में चुनौतियां बनी हुई हैं। इनके समाधान करने के लिए कह रही हैं कि इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालतें चाहिए और महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या को बढ़ाया जाना चाहिए। यानी जो कानून है उसको सही ढंग से लागू करने के लिए या जो चुनौतियां, इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। कानून प्रवर्तन और न्यायपालिका में लिंग संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी लाने की अवधारणा के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ये बात बता रही है। साथ ही साथ पीड़ित सहायता सेवाओं, यानी जो पीड़ित है उसके सहायता सेवाओं के लिए आश्रय, कानूनी सहायता, ट्रॉमा परामर्श का भी विस्तार किया जाना चाहिए। एजेंसियों के बीच भी समन्वय बढ़ाकर कानूनी प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है और इस संदर्भ में राष्ट्रीय महिला आयोग निगरानी कर रहा है, कानूनी सहायता और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो ये कानून और उसको क्या कमी है, उससे कैसे और बेहतर बनाया जा सकता है, इसको लेकर इन्होंने लेख लिखा। दूसरा है महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए समुदायों को सशक्त बनाना है। एक दीर्घकालिक अप्रोच चाहिए कि समुदाय की जो है महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए समुदाय खुद ही आगे आए। इसके लिए देखिए, दीर्घावधि बदलाव की दृष्टि से महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए समुदायों को अधिकार देकर सशक्त बनाना जरूरी है। ग्राम स्तर पर महिला संगठन और स्वयं सहायता समूहों के गठन जैसी पहलों से घरेलू हिंसा झेलने वाली महिलाओं को राहत मिल सकती है। वन स्टॉप सेंटर स्कीम, महिला हेल्पलाइन 181 पर लागू होने से पीड़ितों को सहायता प्राप्त करने में बहुत मदद मिलने लगी है। पड़ोस निगरानी कार्यक्रम, लिंग संवेदी शहरी नियोजन जैसी जो है पहलों से समुदाय आधारित हस्तक्षेप से सार्वजनिक स्थानों पर भी महिलाओं को सुरक्षित महसूस कराया जा सकता है। धार्मिक और सामुदायिक नेताओं को बाल विवाह जैसी कृतियों के प्रति जागरूक करने के लिए तैयार करके उनको हम इस समस्या से लोगों को अवगत करा सकते हैं और समाज की सोच और मानसिकता में बदल सकते हैं। और समाज की सोच और मानसिकता में बदलाव के लिए जरूरी क्या है? शिक्षा की भूमिका। शिक्षा के जरिए ही आप समाज की सोच और मानसिकता में बदलाव कर सकते हैं। देखिए, लिंग आधारित हिंसा का प्रमुख कारण बनने वाले पुरुष प्रधान मान्यताओं को जड़ से मिटाने में शिक्षा बहुत सशक्त साधन हो सकती है। इसमें स्कूली शिक्षा में लिंग संवेदना विकसित करने, समानता पर चर्चाएं कराने, वाद विवाद प्रतियोगिताओं को मानसिकता से बदली जा सकती है। साथ ही साथ अध्यापकों को समावेशी शिक्षण का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे रूढ़वादी सोच खत्म कर सम्मान और समानता की भावना को बढ़ा सके। युवा महिलाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण देकर आत्मविश्वास और सुरक्षा की भावना को विकसित किया जा सकता है। और मीडिया, फिल्में और विज्ञापन के सहयोग से लिंग आधारित भ्रामक
धारणाओं को रोका और प्रगतिशील सोच को बढ़ावा दिया जा सकता है। साथ ही साथ माता पिता और अभिभावकों को पुत्र पुत्रियों में समानता और आपसी सम्मान का भाव विकसित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। साथ ही साथ विभिन्न पीढ़ियों के स्तर पर लगातार प्रयास करके ही शिक्षा लिंग आधारित हिंसा समाप्त करने में कामयाबी हासिल कर सकती है। यानी सिर्फ एक ही नहीं, विभिन्न पीढ़ियों पर लगातार कोशिश करके, ये दीर्घकाल है, धीरे धीरे करके जो है इंटरवेंशन के जरिए ये अंतर जो है स्त्री पुरुष का जो समानता का अंतर है, असमानता, जैसे एक सोच है जो स्त्री पुरुष को असमान या हीन मानती है स्त्री को पुरुष से, या पुरुष प्रधानता की जो मान्यता है उसको निकाला जा सकता है, ये कहती हैं। साथ ही साथ ये कहती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा में टेक्नोलॉजी का योगदान महत्वपूर्ण हो सकता है। हम इसका भी योगदान लेकर महिलाओं की सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं। जैसे कई सारे ऐप्स हैं, मोबाइल ऐप देखा जाए तो ये बताती हैं कि निर्भया है, सेरोज है, हिम्मत प्लस ऐप है, ये महिलाओं को तुरंत सहायता प्रदान करने में मदद करता है। इसी तरह से राष्ट्रीय महिला आयोग एआई आधारित सुरक्षा उपकरण, साइबर जागरूकता अभियानों और डिजिटल साक्षरता पहलों को प्रोत्साहित कर रहा है ताकि महिलाओं को इससे बचाया जा सके। साइबर अपराध को रोकने के लिए ऑनलाइन सुरक्षा तंत्र का विस्तार और डिजिटल सुरक्षा पर जागरूकता बढ़ाना आवश्यक है। साथ ही साथ एआई आधारित पुलिसिंग प्रबंधन के जरिए अपराध की अधिक आशंका वाले क्षेत्रों की पहचान की जा सकती है और वहां पे बचाव कार्य किया जा सकता है। साथ ही साथ सुरक्षा उपकरण यानी वेरेबल डिवाइस ऐसे हों जो आपात स्थिति में तुरंत पुलिस को सतर्क कर दें, और इसके अतिरिक्त डिजिटल समाधानों को मजबूत करके महिलाओं को सुरक्षित किया जा सकता है, खासतौर से सार्वजनिक और निजी स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षा को। साथ ही साथ एक जो महत्वपूर्ण पहली है वह आर्थिक सशक्तिकरण, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, क्योंकि ये वो चीज़ है जो महिला हिंसा रोकने में सबसे शक्तिशाली कवच है। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि महिलाओं द्वारा हिंसा को जानबूझ के बर्दाश्त या इस तरह के किया जाता है क्योंकि वो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती है। और कई सारे ऐसे अध्ययन भी बताते हैं प्रोफेसर बीना अग्रवाल जैसे लोगों का कि महिलाओं को सशक्त करने का सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका है उन्हें भूमि और संपत्ति का अधिकार देना। इसलिए देखिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो ज़्यादातर महिलाओं पर ही जो है वो है, महिलाओं के ही वो मुख्य में रख के भूमिका चल रही है। ठीक है, तो देखिए उल्लेखनीय है कि आर्थिक स्वतंत्रता लिंग आधारित हिंसा को रोकने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। महिलाएं अक्सर आर्थिक तंगी के कारण ही यौन प्रताड़ना झेलने पर मजबूर होती हैं और शोषण का प्रतिरोध भी नहीं कर पाती हैं। ऐसे में महिलाओं को कौशल का प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाकर निश्चित ही उन्हें शोषण और प्रताड़ना के चंगुल से मुक्त होकर अपने ढंग से स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार किया जा सकता है। इसके लिए सरकार के कुछ पहले भी है, जैसे देखा जाए तो स्किल इंडिया रोजगार बढ़ाती है, मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, लखपति दीदी योजना है, ड्रोन दीदी योजना है। ये ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं को कहीं ना कहीं सशक्त बनाती है। लखपति दीदी योजना 2 करोड़ महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सहायता प्रदान करती है। इसी तरह से सरकार की स्टेम योजना है, साइंस टेक इंजीनियरिंग एंड मैथ, इसमें महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है और साथ ही साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है ताकि वो भविष्य में या जो बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से सक्षम बनाने वाले या ज़्यादा उच्च वेतन वाले करियर हैं इसके मार्ग को भी वो उन्हें खोल सके। साथ ही साथ समान वेतन और सुरक्षित कार्यस्थल देकर आर्थिक शोषण रोककर समावेशी वातावरण दिया जा सकता है महिलाओं के लिए, और ऐसे में आर्थिक स्वतंत्रता से महिलाएं अपने जीवन के फैसले लेने में सक्षम होंगी जिससे वे सुरक्षित, सशक्त और स्वतंत्र जीवन जी सकेंगी। साथ ही साथ महिलाओं के प्रति जो साइबर हिंसा है उसके समाधान के लिए भी प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि डिजिटल पैठ के बढ़ने के साथ साइबर हिंसा एक नए युग की चुनौती बनकर उभर रही है, जिसमें ऑनलाइन उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, बिना सहमति के चित्र शेयर करने जैसे अपराध बढ़े हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं की साइबर सुरक्षा के प्रति डिजिटल शक्ति नामक कार्यक्रम शुरू किया गया है जो महिलाओं को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक बना सके। ऑनलाइन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए कानूनी तंत्र को मजबूत करने पर की बात किया जा रहा है। यौन कदाचार रोकने के वास्ते सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के साथ मिलकर प्रयास किए जाएंगे ताकि डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देकर महिलाओं को सुरक्षित ढंग से ऑनलाइन कार्यक्रम प्रयोग करने की इजाज़त दे दें कि क्या उन्हें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पहल किया जा रहा है। और देखा जाए तो लैंगिक हिंसा रोकने में सार्वजनिक और निजी भागीदारी की भी भूमिका है, क्योंकि जिस तरह के हम चीज़ें चल रहे हैं सिर्फ सरकारी प्रयास से नहीं हो सकता है, आपको निजी और सरकारी, सामुदायिक सभी पहलू को लेकर इसमें चलना पड़ेगा। देखिए महिलाओं के एक सुरक्षित परिवेश, आर्थिक सशक्तिकरण, कानूनी सहायता के लिए सरकार, निजी कंपनियां, NGO, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। कार्यस्थल पर सुनिश्चित करने के लिए लिंग ऑडिट और आंतरिक शिकायत समितियां लागू की जा रही हैं जिससे यौन उत्पीड़न पर रोक लगाया जा सके। इसमें निश्चित रूप से रजिस्ट्रेशन का साथ है। सुरक्षित परिवहन के लिए सुरक्षित नगर परियोजनाएं, GPS ट्रैकिंग, आबाद बटन और प्रमाणित ड्राइवरों की जरूरतों पर बल दिया गया है।
आर्थिक सशक्तिकरण में स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इंटरनेट जैसी योजनाएं डिजिटल और वित्तीय सुरक्षा जो है स्वतंत्रता को बढ़ावा दे रही हैं। अनुसंधान और विकास में एआई आधारित सुरक्षा उपकरण, लीगल टेक, वन स्टॉप सेंटर स्थापित करके सीएसआर कोष का उपयोग किया जा रहा है। और निश्चित रूप से मजबूत सार्वजनिक और निजी सहयोग जुड़ाकर महिलाओं के सुरक्षा को लेकर आगे बढ़ाया जा सकता है। एक और जो इसमें बात की गई है वो महत्वपूर्ण है कि जो संघर्षग्रस्त और आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं उसमें महिलाओं की सुरक्षा। देखिए, आपदाओं और संघर्ष के क्षेत्रों में महिलाओं को जो है ज़्यादा जो है सुरक्षा उनका ज़्यादा और उत्पीड़न उनकी ज़्यादा दिखाई देती है। देखिए, संघर्षगत और आपदा की आशंका वाले क्षेत्रों की महिलाओं के लिए लिंग आधारित हिंसा के शिकार बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। इसलिए जो भी आपदा प्रतिक्रिया नीतियाँ हों उसमें महिला संरक्षण तंत्र को भी समाहित करना जरूरी है। यानी आपदाओं को रोकने के लिए जो भी नीति बने उसमें यह भी है कि हमें महिलाओं को संरक्षित करना पड़ेगा। इसके लिए ऐसा नहीं कोई बहुत ज़्यादा, पहले से ही कानून है। लिंग आधारित हिंसा रोकने के लिए आपदा नीतियों में कानून लागू करने वाली एजेंसियों, मानवीय सहायता कार्यकर्ताओं के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश होने चाहिए कि वे हिंसा रोकने और उससे निपटने के लिए क्या करें। इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे कानून है, महिलाओं को घरेलू हिंसा से बचाने वाले कानून हैं, पाक्सो है जो कि अल्पवयस्क और बच्चों के लिए भी है, इनके कानून और नैतिक कारोबार अधिनियम, निवारण अधिनियम जैसे मौजूदा कानून हैं, इनके लागू करने की व्यवस्था को मजबूत करना होगा। और संकट में फंसी स्थिति में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा देने की दृष्टि से ये कानून काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और संवेदनशील मामलों में ऐसी स्थितियों से निपटने में विशेष रूप से प्रशिक्षित महिला सुरक्षा कार्यबल तैनात करने से पीड़ित को सुरक्षा का भाव मिलेगा, ये बात ये कह रही हैं। और ऐसे में महिलाओं के नेतृत्व वाली सामुदायिक पुलिस व्यवस्था पहलों को बढ़ावा दिया जा सकता है जो स्थानीय सुरक्षा नेटवर्क को मजबूत करने में मदद कर सकती है। और इस तरह से ये बताती हैं 7-8 पहलू से कि जो भी महिलाओं की सुरक्षा है वो सिर्फ पुलिस और कानूनी तंत्र या राष्ट्रीय महिला आयोग की जिम्मेदारी नहीं है, वो पूरे समुदाय की जिम्मेदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है। देखिए, महिलाओं के प्रति हिंसा से निपटने के लिए कानूनी, सामाजिक, आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल और शैक्षणिक स्तर पर समेकित हस्तक्षेप आवश्यक है। और राष्ट्रीय महिला आयोग सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए सरकारी एजेंसियों, सिविल सोसाइटियों, निजी क्षेत्र के सहयोग से काम कर रहा है। और इसके प्रमुख स्तंभ हैं क्या? कानून लागू करने की मजबूत व्यवस्था बनाना, टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग करना, सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहन देना और महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करना। ये 4 स्तंभ जो है इनके प्रमुख हैं। साथ ही साथ महिलाओं के प्रति हिंसा केवल कानून या पुलिस का मुद्दा नहीं है, ये नैतिक और सामाजिक अनिवार्यता भी है। और सामूहिक प्रयास से ही ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां पे हर महिला सम्मान के साथ सुरक्षित रूप से और हिंसा मुक्त वातावरण में रह सकती है। तो ऐसे में ये लेख जो है, ये टॉपिक समाप्त होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेख है और इसी तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट योजना का ये मार्च का भी अंक ख़त्म होता है। जो देखा जाए तो आपके प्री के लिए, मेंस के लिए, इकोनॉमी को लेकर, पॉलिटी को लेकर, सोशल इश्यूज़ को लेकर वेरियस टॉपिक को इसने कवर किया है। तो आप इसको देखिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट मंथ के योजना में जो भी रहेगा उसको फिर हम वैसे मिलेंगे। बाकी नमस्कार, धन्यवाद।